तो स्टूडेंट, आज का न्यू जो क्लास है आपका ज्योग्राफी का वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, उसके आगे बारे में आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए शुरू करते हैं वन विनाश के दुष्परिणाम से ही। जो पिछले क्लास से पढ़े थे, कहता है कि वन विनाश अगर होता है तो उसका क्या दुष्परिणाम होगा। आपसे हमेशा एग्जाम में पूछा भी है कि वन विनाश के लाभ और वन विनाश के दुष्परिणाम बताए। आपसे पूछ सकता है कि 2-3 वन विनाश के लाभ या 3 दुष्परिणाम बताएं। तो सबसे पहला क्या है? पर्यावरण। क्या है? पर्यावरण असंतुलन होना। क्या है? पर्यावरण का असंतुलन होना। दूसरा कहता है सूखे की बारंबारता बढ़ जाना। मतलब सूखा, मतलब अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो वहाँ पर क्या होगा? बहुत ही मात्रा में सूखा बढ़ता जाएगा, जैसे राजस्थान में होता है। भूमिगत जल स्तर नीचे गिरना। अगर पेड़ पौधा रहेगा तो वहाँ पर क्या होगा? बहुत ज़्यादा वर्षा भी होगा, जिसके कारण क्या होता है कि जो भूमिगत जल है उसकी ऊर्जा क्या होती है? बरकरार रहती है। लेकिन अगर जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं रहेंगे वहाँ पर वर्षा नहीं होगा, तो जिस कारण क्या है? वहाँ का जल स्तर नीचे गिरता चला जाएगा। सतही जल में कमी का होना है। सतही जल मतलब क्या? ऊपरी जल में भी क्या होगा? कमी हो जाएगा। मृदा अपरदन बताए भी हैं, पिछले भी बताए थे कि मृदा अपरदन अधिक होना, कि बारिश होता है तो बहुत सारी मिट्टी होती है, क्या पानी के साथ बहकर चली जाती है। लेकिन जब जो पेड़ होते हैं, क्या होते हैं? जो पेड़ हैं आपके, जो पेड़ के जो जड़ होते हैं उनमें क्या बहुत सारी मिट्टी लगी होती है, जिसके कारण वह मिट्टी क्या होती है? एक मतलब वहाँ पे मजबूत रूप से बंधी होती है। मिट्टी का उपजाऊपन कम होना। पेड़ पौधे होने से क्या होता है? मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा बरकरार रहती है, जिसके कारण क्या होती है कि मिट्टी अधिक उपजाऊ रहती है। अब कहता है आपसे पूछेगा वन संरक्षण से क्या समझते हैं। कहने का मतलब है वन का बचाव भी क्या कहलाता है? वन संरक्षण कहलाता है। क्या कहता है? वन के बचाव के उपाय क्या कहलाते हैं? वन संरक्षण कहलाते हैं। कहता है जिन क्षेत्रों के में निकट या अतीत में वृक्ष काट डाले गए वहाँ पुनः वृक्षारोपण किया जाए। जैसे आप लोग हमेशा देखते होंगे, जहाँ पर अभी कोई पुल बनता है वहाँ अगर पेड़ कटते हैं तो उन पेड़ को पेड़ को दूसरे जगह स्थापित किया जाता है, या उनके जगह नए पेड़ लगाए जाते हैं। या ये भी है सरकार का प्रावधान है कि अगर आप कोई पेड़ काटते तो उस जगह क्या है कि नए पेड़ लगा दिया जाए। दूसरा कहता है वनों से परिपक्व वृक्ष काटे जाए ताकि विकासशील वृक्षों को बढ़ने का शुभ अवसर मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई वृक्ष सूखा हुआ है आप उसको छोड़े ही हुए नहीं, उसको आप काट दीजिए। उसके स्थान पे जो कुछ छोटे पेड़ पौधे हैं उन्हें क्या किया जाए? उन्हें बड़ा होने में उन्हें मदद दिया जाए। तो यह बातें आपको याद हो गया होगा वनों के दुष्परिणाम से, वनों के संरक्षण से। एक दो और है इसमें, उसके बारे में चर्चा करते हैं। कहता है वनों के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए नए नए वृक्ष लगाए जाए। ये तो महत्वपूर्ण है, ये बातें आपको लिखना ही पड़ेगा। कहता है वनों के देखभाल ठीक ठाक से किया जाए ताकि वहाँ आग ना लगे। यह भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा देखते हो कि जंगलों में आग लग जाता है, तो कहने का अर्थात है कि वनों की देखभाल की जाए ताकि वहाँ पर क्या है? आग न लगे। जंगलों में आग बुझाने एवं रोकथाम के अग्निरक्षक पथ का निर्माण किया जाना चाहिए, कि जंगलों में क्या है कुछ ऐसे रास्ते का निर्माण किया जा सके कि अगर आग लगे तो वहाँ पे कुछ गाड़ी वहाँ पे जाकर आग बुझाने में क्या हो? सक्षम हो। सड़क, रेलवे लाइन तथा खाली पड़ी जमीन पर क्या है किया जाए? वृक्ष लगाया जाए। ये सब बात ही है। कहता है जागरूकता आंदोलन चलाकर, क्या है? जागरूकता आंदोलन चलाकर 1972 में उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणी के द्वारा चिपको आंदोलन चलाया गया था। इसके बारे में डिटेल से हम लोग समझेंगे क्या है चिपको आंदोलन के बारे में, कि यह चिपको आंदोलन क्या था। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे पहले चिपको आंदोलन के बारे में। देखिए चिपको आंदोलन के बारे में ध्यान से देखेंगे। चिपको आंदोलन है, इसमें बारे में कहा था चिपको आंदोलन उत्तराखंड के पर्वतीय जिला, कहाँ? उत्तराखंड के पर्वतीय जिला डेहरी गढ़वाल में वन काटने से बचाने के लिए किया गया एक जनजाति द्वारा क्या किया गया था? पेड़ को आपस में वो क्या किए थे? अपने बाहों में समेट लिए थे। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। इसी को क्या कहा गया था? चिपको आंदोलन कहा गया था। आपका ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि यह आंदोलन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था उत्तराखंड के क्या है? टेहरी गढ़वाल में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य वनों के कटाव को रोकना था। दूसरा एक और कहता है वन प्रोजेक्ट अनुसंधान केंद्र का निर्माण। मतलब यह क्या है? वन के बारे में सोचनीय विचारणीय काम करती है। अब अगला जो आपको पूछता है वन में क्या है? वनस्पति है और जंतु है। क्या है? मतलब वन में आपको दो ही चीज मिलता है, वनस्पति मिलते हैं और जंतु मिलते हैं। तो कहता है फना, यह एक चीज है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फना कहता है किसी विशेष प्रदेश एवं अवधि में पाए जाने वाले एक ही प्रजाति के जीव जंतु को क्या कहते हैं?
फना कहते हैं। क्या कहते हैं? कहता है विशेष प्रदेश, मतलब अगर किसी कोई खास स्थान पे क्या है, किसी खास प्रदेश या किसी खास स्थान पर ही कोई खास प्रकार का जीव मिलता है। क्या है? कोई खास प्रकार का जीव मिलता है। क्या मिलता है? कोई खास प्रकार का जीव मिलता है या एक ही प्रजाति के जीव जंतु पाया तो उसे क्या कहता है? फना कहा जाता है। अब देखिए ये सब उतना इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है कि जानवर के बारे में से वन्य प्राणी का एकदम वितरण ये सब, ठीक है। जैसे बहुत से बहुत है स्तन हाथी क्या है, स्तनपायी है या शाकाहारी है, नहीं ये भारी भरकम, ये सब तो चीज़ आप लोग जानते ही हैं। जो इम्पोर्टेंट हम उसी पे चर्चा करेंगे। आप एक इम्पोर्टेंट है वन्य प्राणियों की उपयोगिता एवं लाभ का, तो कहता है पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में, वनस्पति को वृद्धि को संतुलित करने में शाकाहारी जीवों की भूमिका अहम होती है। अब ये देखिए यह कहता है वनस्पतियों की वृद्धि को संतुलित रखने में शाकाहारी जीवों की भूमिका अहम होती है। अगर आप देखिएगा, अगर हम लोग किसी खेत को छोड़ देते तो उस पर कितना जंगल झाड़ हो जाता है, नहीं, लेकिन अगर हम वहाँ पर एक पशु को कोई छोड़ दे, कोई गाय या गाय बकरी कुछ भी को छोड़ दें, तो वो क्या करता है, वह उस घास मतलब वो पूरे जंगल को क्या करता है, वो उसको संतुलित करता है। कहता है जैविक नियंत्रण पर मांसाहारी जीवों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और दूसरा चीज से जो मांसाहारी जीव जंतु है, अगर शेर अगर हिरण को ना खाए, क्या है, अगर शेर अगर हिरण को ना खाए तो हिरण की संख्या क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी के लिए शेर को क्या है कि वो शेर क्या करता है कि खासकर किनका, कि जो जैविक जीव हैं, जो पता हिरण है, उनका क्या करता है, नियंत्रण करता है। वन्य जीव जैसे गाय भैंस बकरी उनसे में क्या प्राप्त होता है, दूध प्राप्त होता है। कहता बकरी मतलब इससे कहता बकरी हिरण सुअर के मांस एवं चमड़ी से हमें क्या होता है, चमड़ा प्राप्त होता है। खच्चर ऊँट इत्यादि हम लोग क्या करते हैं, सवारी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कहता है वन्य जीव जंतुओं के संरक्षण के तरीके, क्या है, वन्य जीव एवं जीव जंतुओं के संरक्षण के तरीके। कहता है अनियंत्रित ढंग से पशुओं के शिकार पर रोक लगाई जाए। अब समझिए, अब ऐसा तो है कि मतलब इनको भाई जीव जंतु का संरक्षण भी तो करना जरूरी है। जैसे जो शिकार हो रहा है, जैसे शेर का शिकार होता है, गेंडा का शिकार होता है, गेंडा का शिकार उनके सूंड के लिए होता है, हिरण का शिकार उनके सींग के लिए होता है। तो इन सभी क्या है, इन सभी को रोकने के लिए क्या है, एक कारगर उपाय किया जाए। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए वनों को संरक्षित घोषित कर दिया जाए, उसमें राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाए। आपसे पूछता है राष्ट्रीय उद्यान की संख्या पूछता है, तो कुल राष्ट्रीय उद्यान की संख्या क्या है, 85। कितना है, कुल राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 85 और अभ्यारण्य कहता है अभ्यारण्य की संख्या कितना है, तो 448 है। कितना है, 448 है। अब कहता है पशु चरण स्थलीय बनाकर पशुओं के संरक्षण किया जाए। मतलब खासकर जो पशु जो है उनके लिए क्या जो चरने का क्या है, मतलब उनको जो पशु है उनको चराने के लिए क्या ऐसा अलग से व्यवस्था किया जाना चाहिए। कहता है वन्य जीवों के नस्लों में सुधार की जाए, जैसे बहुत सा जो हाइब्रिड नस्ल है उनको बनाया जाए। वन्य जीवों के चारे पानी आवास की समुचित व्यवस्था कर दी जाए। रोग बीमारी से रक्षा के लिए दवा का व्यवस्था की जाए। कि बहुत से जीव जंतु जिनमें बहुत सा बीमारी होता है, जैसे जानवर में खुर्रा रोग है, इन सभी का क्या किया जाए, टीका किया जाए। बहुत से जानवर का अलग अलग तरह का बीमारी, तो उनके लिए क्या किया जाए, रोकथाम के लिए उपाय किया जाए। यह देखिए या IUCN कहता है विद्यमान वनस्पति और जीवों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। यह इंपॉर्टेंट है, कितने वर्ग में बांटा गया है, तो IUCN कहता है इन कितने वर्ग में बांटा गया, तो यह 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला है सामान्य जातियां, संकटग्रस्त जातियां, सुमेध जातियां, स्थानीय जातियां और लुप्त जाति। आपसे इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछता है कि ये इसमें से कौन लुप्त जाति है, संकटग्रस्त जाति कौन है, इसके बारे में देखते हैं। अब देखिए सामान्य प्रजाति कहता है इसमें वे जाति कहता है, देखिए सामान्य प्रजाति कहता है इसमें वे जाति है जो सामान्य रूप से जीवित रहते हैं, इनकी संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती। मतलब सामान्य मतलब जिसपे खतरा कुछ भी किसी प्रकार का खतरा नहीं है। और इसके मतलब जैसे कहता है इसमें मांस मछली हड्डी मतलब जो भी प्राप्त होता है, कहता है मवेशी पालन पोषण इसके मालिक स्वतः करते हैं, क्योंकि इन्हें मांस चमड़ा जो भी प्राप्त जैसे गाय भैंस कुत्ता बिल्ली ये सब क्या है, ये सामान्य प्रजातियां हैं। अब है इम्पोर्टेंट आपका संकटग्रस्त प्रजाति। कहता है प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण कुछ जीवों की प्रजातियां नष्ट हो रही, मतलब प्रतिकूल मतलब उनके अनुकूल पर्यावरण नहीं है, जिनके कारण वो क्या हो रहे, वो मरते चले जा रहे, या उनमें कुछ कमी या शिकार किया जा रहा है उनको, या कुछ ऐसा जो हमारे कुछ क्रियाकलाप के कारण कुछ उनमें मतलब उनके पर्यावरण में हम लोग क्या कर रहे हैं, दखल दे रहे हैं, तो वह सभी जीव जंतु क्या है, मरते चले जाए। इसमें कहता है काला हिरण, क्या है, यह इंपॉर्टेंट है। काला हिरण, काला हिरण पूछेगा कि किस प्रजाति में आती है, तो ये क्या संकटग्रस्त प्रजाति में आती है। जैसे सलमान खान ने क्या किया था
कि काला हिरण का ही शिकार किया था, जो अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ कि सलमान खान ने किया है। ठीक है, सिर्फ सोचिए कि एक हिरण को मारने के कारण उन पर बहुत सारा केस चलता है। मगरमच्छ है, जंगली गधा है, गेंडा, ये सब क्या है, एकदम संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। और सुमेध प्रजातियां, यह इंपॉर्टेंट देखिए, कई प्रजातियों पर मानवीय या प्राकृतिक क्रियाओं का विपरीत प्रभाव पड़ा। क्या है, कई प्रजातियों पर मानवीय एवं प्राकृतिक क्रियाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, जिसमें इनकी संख्या तेजी से घट रही है। इन पर रोक नहीं लगाए गए तो यह गिनी चुनी रह जाएगी। मतलब एक तो पहले मानव के द्वारा जो किया गया होगा, जैसे मानव ने घर बनाना शुरू किया। प्राकृतिक मतलब क्या है, मतलब मानवीय के कारण कि जंगल का कटाव किया गया होगा, या उनके मतलब रहन सहन क्षेत्र में कुछ हम लोग लगाए होंगे, सेंध लगाए होंगे, तो प्राकृतिक कहता है। जैसे जंगल में आग लग जाना, तापमान बढ़ जाना, यह सभी कारण क्या है, प्राकृतिक है। इन पर रोक नहीं लगाए तो कहता है इन सभी कारण से इनकी संख्या क्या होता है, एकदम तेजी से घटती चली जा रही है। जिसमें कहता है नीला भेड़ है, एशियाई हाथी है, दांत के लिए कहता है इनको देखिए, एशियाई हाथी का शिकार किया गया। यह मानवीय है, क्या है, मानवीय है कि एशियाई हाथी है, इनका शिकार क्या किया गया, मानव के द्वारा किया गया, उनके दांत के लिए। गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन, जैसे अब गंगा नदी में पाए जाने वाला डॉल्फिन भी था, वो क्या है, गंगा नदी में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या है, एक डॉल्फिन पाई जाती है। ठीक है, पूछेगा कि एक आपसे पूछता है कि डॉल्फिन किस नदी में पाई जाती है, तो उसका आंसर क्या होगा, गंगा नदी में होगा। अब लेकिन क्या होगा कि धीरे धीरे हम लोग गंगा जी में इतना मतलब मूर्ति डाले कि उसको पोल्यूटेड ही कर दिए हैं, जिस कारण क्या है कि वहाँ पे डॉल्फिन भी अब रहना मुश्किल हो गया है। अब देखिए स्थानिक प्रजाति, स्थानिक का मान है कि मतलब जो कोई विशेष स्थान, स्थानिक मतलब क्या है, किसी विशेष स्थान पर पाई जाने वाली प्रजातियां, क्या है, किसी विशेष, कहता है कुछ प्रजातियां जलवायु तथा अन्य विभिन्न कारणों से किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, उसे स्थानिक प्रजातियां कहते हैं। मतलब कुछ ऐसा ही प्रजाति जो खास क्या है, किसी उसी स्थान पर ही पाया जाता है। जैसे देखिए अंडमान टीला निकोबारी कबूतर, अंडमान के जंगली सुअर और अरुणाचल प्रदेश के मिथुन, क्या है, यह सभी कोई खास प्रजाति जो क्या है, सिर्फ और खासकर कहाँ पे आता है, एक विशेष स्थान या एक विशेष जलवायु पे। इसको अगर आप शॉर्टकट समझना चाहेंगे तो जैसे देखिए आप, जैसे पोलर बियर, क्या है, पोलर बियर हो गया, चाहे सील हो गया, यह सब एकदम ठंडा जगह पाए जाते। क्या खास कारण क्या है कि वह जहाँ पे अत्यधिक ठंडा होगा वहीं पे वह पाए जाएंगे, इसी के लिए इनको क्या कहता है, स्थानिक। स्थान मतलब कोई खास स्थान पे, मतलब क्या, कोई खास स्थान पे ही वो पाए जाते हैं। अब कहता है लुप्त प्रजातियां, कुछ प्रजातियां का वर्णन प्राचीन किताबों में मिलता है, लेकिन उनके आवास स्थल पर खोजा जाता है तो वह अनुपस्थित मिलते हैं। यह प्रजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश या पूरी पृथ्वी पर से लुप्त हो गए हैं। अब कहता है लुप्त मतलब क्या होता है, खत्म हो जाना। मतलब कुछ प्रजाति क्या है कि अब अपने निवास स्थान पर मिलते ही नहीं है, वो क्या है, एकदम से समाप्त हो चुके हैं, उन्हें कोई प्रमाण ही नहीं मिला, उनके जिंदा होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। वो क्या है कि हमें कोई ग्रंथ या बुक या कहानी में ही सुनने को मिलता है। जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाला बत्तख और डोडो पक्षी, क्या है, डोडो पक्षी क्या था, एक बहुत ही बड़ा पक्षी था, क्या है, बहुत बड़ा पक्षी था, और इसका अंडा भी बहुत बड़ा होता था, मतलब मान के चलिए शुतुरमुर्ग से भी बड़ा अंडा इनका होता था। लेकिन अब क्या, धीरे धीरे यह खत्म हो चुका है। अब है रेड डाटा बुक और ग्रीन बुक। अब देखिए रेड डाटा बुक और ग्रीन बुक क्या है, कहता है भारत के दो संस्थानों बॉटनेटिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्या है, BSI, क्या है, बॉटनेटिकल सर्वे ऑफ इंडिया एवं वन अनुसंधान FRI ने मिलकर 1970 में भारत की संकटग्रस्त पादप, क्या है, पादप प्रजातियों की एक सूची तैयार की थी। इस सूची को रेड डाटा बुक एवं असाधारण पौधे के लिए ग्रीन डाटा बुक तैयार की थी। अब समझिएगा कि यह सिर्फ पूछ सकता है रेड डाटा बुक क्या था, बताइएगा। भारतीय अनुसंधान संसाधन का बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया एवं वन एवं संसाधन संस्था FRI की ने मिलकर 1970 में भारत की संकटग्रस्त पादप प्रजातियों के लिए एक सूची तैयार की थी। इसी सूची को क्या कहा गया है, रेड डाटा बुक कहा गया, और असाधारण पौधे के लिए क्या क्या है, ग्रीन डाटा बुक तैयार किया गया। अब देखिए एक और चीज है पादप, कहता है पादप। हमारे देश की जलवायु विषम है, क्या है, हमारे देश की जलवायु क्या है, विषम मतलब क्या है कि अलग है, एकदम साफ डिफरेंट। इसलिए संसार में जितनी प्रकार के जलवायु है वहाँ सभी जलवायु यहाँ मिलती है। मतलब भारत देश में जितने भी प्रकार का जलवायु क्या है, गर्मी, ठंडा, बरसात, ये सभी जलवायु क्या मिलता है, भारत में मिलता है।
वह सभी जलवायु यहाँ मिलते हैं। यही कारण कि हमारे देश में अनेक प्रकार की बासमती वनस्पतियाँ पाई जाती है, जिनमें 8 भाग क्या है, 8 भाग को बांटा गया है। पहला कहता है पश्चिमी हिमालय वनस्पति के क्षेत्र, कहता है इस क्षेत्र का विकास कश्मीर से कुमाऊं तक है। यहाँ चीड़, देवदार, कोंधारी वृक्ष का फैलाव ऊंचाई के साथ साथ वृक्षों की जातियों में यहाँ परिवर्तन देखने को मिलता है। अब देखिए जितना आप ऊंचा पे जाएगा वो पेड़ की जो क्या है, जितना आप ऊंचा पे जाएगा आपको पेड़ की जो क्या है मतलब जो रचना मिलेगी आपको बहुत सीधा मिलेगी। क्या मिलेगी, बहुत ज़्यादा तक सीधा मिलेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि बर्फ अगर ज़्यादा गिरेगा, क्या है, बर्फ से गिरेगा तो यह ज़्यादा भारी ना हो जाएगी। क्या है, जब अब इसके पत्ता जो होते हैं वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मुलायम होते हैं, जिसके कारण क्या है कि अगर बर्फ गिरे तो वो नीचे जमीन पे गिर जाए। पहले बताते हैं कैंसर के उपचार में टेक्सोल का प्रयोग किया था, जो चीड़ के पौधे से प्राप्त होता है। यह इम्पोर्टेंट है, क्या है, भी आज कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको नोट भी मान लीजिए आप लोग। अब आते हैं पूर्वी हिमालय वनस्पति के क्षेत्र, कहता है इस क्षेत्र में ओक, छोटी बेत तथा फूलों वाले सदाबहार वृक्ष मिलते हैं। सदाबहार याद रखें, जहाँ पे हमेशा क्या होता है, हमेशा बारिश होगी और वहाँ के पेड़ पौधे क्या करेंगे, अपने पत्ता नहीं गिराएंगे। फिर कहता है असम वनस्पति क्षेत्र, कहता है यह असम सुरमा घाटी के बीच का क्षेत्र है। यहाँ मुख्य रूप से सदाबहार वन मिलते हैं। सदाबहार होने के बीच घने बांसों व लंबी लंबी घासों के झिरमुट मिलते हैं। सिंधु वनस्पति, अब देखिए इस क्षेत्र पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के मैदान को शामिल किया गया है। बबूल, नागफनी, आदि खजरी यहाँ के मुख्य पौधे हैं। अब आते हैं गंगा का मैदानी वनस्पति क्षेत्र, कहता है इस क्षेत्र में अरावली के पहाड़ी से लेकर बंगाल और उड़ीसा के बीच का क्षेत्र रखा गया है। यह क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र, इसलिए यहाँ वन बहुत कम विकसित है। याद रहे, देखिए गंगा का मैदानी वनस्पति क्षेत्र, कहता है इस क्षेत्र में अरावली के पहाड़ी से लेकर पश्चिम बंगाल के बीच का क्षेत्र है। यह कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ पर वन, यहाँ जहाँ तहाँ बांस और तेंदू के पौधे मिलते हैं। उसी तरह वही चीज है आपका दक्षिण का, क्या है, दक्षिण का पठारी वनस्पति क्षेत्र। इसमें पूरे दक्षिण का पठारी क्षेत्र, यहाँ पतझड़ वाले वृक्ष लगाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार की जंगली झाड़ियाँ पाई जाती है। अंडमान वनस्पति क्षेत्र, यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब देखिए मालवार, क्या है, मालवार वनस्पति क्षेत्र, इसके अंतर्गत पश्चिम तटीय क्षेत्र, जहाँ पर गर्म मसाले, सुपारी, नारियल, रबर के वृक्ष के अलावा काजू, चाय, कॉफी के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो यह रहे पूछे कहाँ, मतलब आपको काजू किसमें, सुपारी, नारियल, चाय, कॉफी कहाँ मिलता है, तो ये क्या है, मालवार वनस्पति क्षेत्र के रूप में मिलते हैं। कहते हैं वन्य प्राणियों, कहता है वन्य प्राणियों, क्या है, वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम। अब यह देखिए एकदम छोटा छोटा चीज होता है, इन शूट, कहता है इन शूट, लुप्त हो रहे प्रजातियों की सुरक्षा के लिए उनके प्राकृतिक आवास वाले क्षेत्र को संरक्षित घोषित किया गया है, जिन्हें इंस्टीट्यूट कहा जाता है। मतलब देखिए जो जीव जंतु है लुप्त हो रहे हैं, क्या है, जो खत्म हो रहे हैं, उनके सुरक्षा के लिए क्या है, उनके प्राकृतिक आवास वाले क्षेत्र को, मतलब जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ उनका घर है, उसे क्या किया जाता है, प्राकृतिक आवास वाले क्षेत्र को संरक्षित किया है। मतलब संरक्षित आप लोग याद रखा जाए, संरक्षित मतलब क्या होता है, याद है आपको कि नहीं। संरक्षित का रूप हम बताए थे आपको कि जहाँ पे क्या है, मतलब आदमी आ जा सकते हैं लेकिन उस पर क्या छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उन्हें क्या कहता है, इंस्टीट्यूट कहा जाता है। एक्सट्यूट, कहता है लुप्त कर रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं प्राणियों की सुरक्षा के लिए कृत्रिम आवास का विकास किया गया, जिसे कहता है इंस्टीट्यूट कहा गया। मतलब कृत्रिम, मतलब जो विलुप्त होने वाले हैं उनके लिए अब कोई स्थान है तो उन्हें हम लोग क्या कहता है, प्राकृतिक रूप से, कहता है मानवकृत रूप से हम लोग क्या किया, उनके स्थान निवास का क्या किया, निर्माण किए। यह देखिए अब ये जो अगला है आपके लिए यह इंपॉर्टेंट है, वन महोत्सव, कहता है वनों को बढ़ावा देने के लिए 1952 ईस्वी से प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है। इस अवसर भारी मात्रा में वृक्षारोपण किया जाता है। क्या है, वनों को बढ़ावा देने के लिए 1952 में प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भारी मात्रा में वृक्षारोपण किया जाता है। प्रजनन केंद्र, अब देखिए यह भी आपका इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ आपसे एग्जाम में पूछता है प्रजनन केंद्र की, बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ है, घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ है। कहता संकटग्रस्त जीवों की रक्षा के उनके विकास के उद्देश्य से अनेक भागों में सुरक्षित और अनुकूलित प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं। जैसे आप लोग का
जैसे देखिए मध्य प्रदेश के मुरैना में क्या है, मुरैना में 1976 में घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। कैसे, जैसे मध्य प्रदेश के मुरैना में 1976 में घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। तो उड़ीसा के नंदन क्या है, नंदनवन में सफेद बाघ प्रजनन केंद्र है। तो राजस्थान के जयपुर के निकट गिद्ध प्रजनन केंद्र है। यह सभी जीव क्या थे कि लुप्त क्या है कि यह लुप्त होने वाले थे। यह क्या थे, संकटग्रस्त प्रजाति थे। इनके लिए इन्हें क्या किया गया है, इन्हें मतलब प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, शिकार पर रोक जैसा कुछ कुछ है कि मतलब कुछ कानून बनाया गया है जिसमें क्या किया गया, कटाव के रूप के लिए किया गया है कि संकर प्रजाति को संरक्षण के 1984 से 50 के पक्षियों के शिकार तस्करी पर रोक लगाया गया है। इतना उतना चीज़ नहीं है। यह आपका इम्पोर्टेंट है हॉट स्पॉट। क्या है, जैसे अभी मतलब ये कोरोना के दौर में नहीं, हॉट स्पॉट का मतलब कहता है वह स्थान जहाँ संकटग्रस्त जीव एवं वनस्पति बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, उसे स्थान को हॉट स्पॉट कहा जाता है। यह 1988 में नॉर्वे नेयर्स में वन जीवों एवं वनस्पतियों के संरक्षण के लिए चला गया था। आपसे पूछता है कि हॉट स्पॉट क्या है, हॉट स्पॉट से क्या समझते हैं, तो आप सीधा सिंपल सा जवाब दीजिएगा कि वैसे स्थान जहाँ पर संकटग्रस्त जीव जंतु एवं वनस्पति कम मात्रा में पाया जाता है उस स्थान को कहा जाता है, हॉट स्पॉट कहा जाता है। यह है प्रोजेक्ट एलिफेंट। क्या है प्रोजेक्ट एलिफेंट, मतलब क्या है कि देश में हाथियों के संरक्षण के लिए फरवरी 1952 में आधिकारिक रूप से शुरू किया गया था, लेकिन इस अभियान के तौर पर इसे क्या है 1994 में प्रारंभ किया गया था। आपसे पूछता है प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या था, देश में हाथियों के संरक्षण के लिए चलाया गया क्या था, एक अभियान था जिसे 1992 में शुरू किया गया था, लेकिन इसे कब शुरू किया गया, 1994 में प्रारंभ किया गया। ठीक उसी प्रकार से पूछता है प्रोजेक्ट टाइगर, देश में राष्ट्रीय पशु को बचाने के लिए 1 अप्रैल 1972 को चलाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य बाघों का संरक्षण करना था। एक अब है जैव अपहरण। जैव कहता है यह आधुनिक आनुवांशिक इंजीनियरिंग एवं जैव तकनीकी का देन है। अब समझिएगा जैव अपहरण। जैव अपहरण मतलब क्या है कि जो 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 पेड़ पौधे के जो गुण होते हैं उनका क्या है मतलब उनसे निकाल कर किसी अलग वस्तु को बनाना। कहता है यह एक आधुनिक आनुवांशिक इंजीनियरिंग एवं जैव तकनीक का देन है। यह केवल वन्य प्राणियों के लिए गंभीर समस्या नहीं है, बल्कि मानव समाज के लिए एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। इस पे पहले आपके आता था कि जैव अपहरण पर अपना टिप्पणी लिखे, जो आप पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए अगर है तो आप लोग समझ सकते हैं। कथा समस्या बनती जा रही। इसमें विभिन्न प्रकार के जीव और वनस्पतियों के आनुवांशिक गुणों का पता लगाकर दूसरे जीवों में एवं पौधों में प्रत्यारोपण के द्वारा अन्य प्रकार के पौधे एवं जीव विकसित किया जाता है। इस कार्य के लिए विभिन्न देशों से जैव अपहरण होता है। अब समझिएगा बहुत से ऐसा देश है जहाँ के पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा गुणकारी हैं। जो विकसित देश है वो क्या कर रहे हैं, उन देशों से वो पौधे लेकर आते हैं और अपने देश में क्या है, अपने देश में उन पौधे के सारे गुण निकालकर किसी अलग पौधे में स्थानांतरित करते हैं और उससे क्या करते हैं, अपना लाभ कमाते हैं। कहता है इस कार्य के लिए विभिन्न जैव अपहरण होते हैं, यानी अनुवांशिक गुणों का हेरा फेरी क्या कहता है। आप सिंपल सा कहते हैं जैव अपहरण का अर्थ होता है अनुवांशिक गुणों का हेरा फेरी करना ही क्या कहलाता है, जैव अपहरण कहलाता है। जैसे समझते देखिए यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कहता देखिए भारत के बासमती क्या है, भारत के बासमती चावल के जीन को अपहरण कर अमेरिका ने एक नई धान की प्रजाति जर्म प्लाज्मा बनाया है। अफ्रीका में पाया जाने वाला पनाडिल डिप्लानाडा क्या है का ब्रांजिनिया ब्रोंजनी नामक पौधा है, जिसमें एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसका मिठास चीन के मिठास से 200 गुना अधिक होता है। अब समझिएगा कि एक प्रकार का पौधा है जिसमें जो क्या है मिठास है वो कितना ज़्यादा होता है, चीनी के मिठास से 200 गुना ज़्यादा होता है एवं कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है। अब आप अगर गौर कीजिएगा, अगर आप लोग देखिएगा कि अगर आप कोई चीज़ मीठा चीज़ खाते हैं, क्या है कोई मीठा खाता है, क्या है कोई मीठा खाता है तो उसमें कैलोरी की मात्रा क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और कैलोरी की मात्रा ज़्यादा बढ़ने से आपका क्या है मतलब आपका हार्ट पे असर पड़ता है। लेकिन यहाँ देखिए कि एक प्रकार विशेष प्रकार का पौधा है जहाँ पर जिसका चीनी से मिठास 200 गुना अधिक होता है, लेकिन कैलोरी की मात्रा क्या होती है, कम होती है। इस जीन को अमेरिका के द्वारा पता लगा लिया गया है, क्या है लगा लिया गया, और इसे जीन को मकई के पौधों में प्रजाति स्थापित कर एक नई प्रकार का उत्पाद बनाया जाता है जिसमें
बायोडीजल का निर्माण होता है, इसलिए विश्व के देशों के द्वारा उसे रोकने के लिए कठोर कदम उठाए गए हैं। यह बात आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। जैव अपहरण के बारे में फिर से एक जैव अपहरण का बताते हैं कि यह एक ऐसा तकनीकी है जिसके माध्यम से किसी भी पेड़ पौधे के उसके गुण का क्या कहता है हेर फेर किया जाता है। तो जैसे भारत में जैसे बासमती चावल है, इसका अमेरिकी वालों ने क्या कहता है इसके के गुण का अपहरण कर वहाँ पर क्या है नई प्रजाति अपना ली है। फिर उसी प्रकार के एक अफ्रीका में पाया जाने वाला एक पौधा था जिसमें चीनी से 200 ज़्यादा क्या चीनी से 200 ज़्यादा गुना मात्रा क्या था मिठास था, लेकिन उसमें कैलोरी क्या थी बहुत कम थी। और अमेरिका वालों ने इसका क्या इस पौधे का जैव अपहरण कर एक नया पौधा तैयार किया जो कौन सा जो मकई का पौधा है, और इसे क्या कहता है एक बायोडीजल का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन यह क्या है गंभीर समस्या है, क्योंकि इससे जो इस देश में ये पौधा होता है उनकी क्या है ताकत खत्म हो जाती है, क्योंकि वो खास पौधा उनके देश में था तो उनसे वो क्या सकते अच्छा खासा पैसा कमा सकते थे। लेकिन अब कोई वो दूसरे देश में चला गया है तो वो उससे पैसा नहीं कमा सकता। यह क्या कहता है अर्थव्यवस्था पे गहरा असर डालता है। आपका चैप्टर जो वन एवं जैव वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन, यह चैप्टर क्या है आपका खत्म हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो भी कोई प्रॉब्लम होगा वो हमसे आप बातचीत कर लेंगे, पूछ लेंगे हमसे। और उम्मीद करते हैं कि जो भी लड़का अपना वीडियो देख पाते हैं वह हमारे जो अपना जो नंबर हमारा है उस पर हमें टेक्स्ट मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पे नहीं मेरे पास टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा।